नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी एक समुदाय के लिए पोषण बीएलओसी के 2 पोषण की मूलभूत अवधारणाएं। इकाई 6 संतुलित आहार नियोजन 6.1 प्रस्तावना। पिछली इकाइयों में आपने विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह पोषक तत्व कई प्रकार के तत्वों व यौगिकों से बने होते हैं और हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी पोषक तत्वों की एक निर्धारित मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले भोजन में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं? क्या आहार नियोजन का कोई ऐसा तरीका है जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो सके? इस इकाई में इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है। पौष्टिक रूप से पर्याप्त अर्थात संतुलित आहार नियोजन के लिए उचित खाद्य पदार्थों का उचित मात्रा व अनुपात में चुनाव करना चाहिए। परंतु यह कैसे पता चले कि किन खाद्य पदार्थों का चुनाव उचित है और किन का नहीं? इसका निर्णय लेने के लिए खाद्य वर्गों फूड ग्रुप्स का प्रयोग एक आसान तरीका है। यहाँ खाद्य वर्गों से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक खाद्य वर्ग के अंतर्गत ऐसे खाद्य पदार्थों की विशिष्ट सूची आती है जिनका शरीर में एक सा कार्य होता है और शरीर को एक जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन के कार्य उसके द्वारा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्वों पर निर्भर है। संतुलित आहार नियोजन के लिए प्रत्येक खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थों को शामिल करना आवश्यक है। एक बार खाद्य वर्गों से परिचित होने के बाद व्यक्ति के आहार के लिए प्रत्येक खाद्य वर्ग के उचित खाद्य पदार्थ का सरलता से चुनाव किया जा सकता है। यदि प्रत्येक आहार का नियोजन उपर्युक्तानुसार किया जाए तो यह सुनिश्चित है कि पूरे दिन के भोजन में सभी पोषक तत्व विद्यमान होंगे। उपयुक्त खाद्य पदार्थों के चुनाव के बाद इनकी उपयुक्त मात्रा का निर्धारण करना आवश्यक है। यह हमारे शरीर के लिए जरूरी प्रत्येक पोषक तत्व की आवश्यकता पर निर्भर करता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दैनिक मात्रा निर्धारित की है। इन्हें पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक्स कहा जाता है। यह संतुलित आहार नियोजन का मूलाधार है। इस इकाई में आपको खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करने के विभिन्न तरीकों व संतुलित आहार नियोजन के लिए खाद्य वर्गों के प्रयोग की जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त उपयुक्त मात्रा के निर्धारण के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा के प्रयोग के बारे में भी जानकारी दी गई है। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप टाइम्स संतुलित आहार की अवधारणा का वर्णन कर सकेंगे। टाइम्स भोजन के वर्गीकरण के विभिन्न तरीकों की विवेचना कर सकेंगे। पोषक तत्वों की आवश्यकता व प्रस्तावित दैनिक मात्रा के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। टाइम्स संतुलित आहार नियोजन में खाद्य वर्गों और पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा के प्रयोग व वर्णन कर सकेंगे। संतुलित आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को जान सकेंगे और टाइम्स संतुलित आहार नियोजन के विभिन्न चरणों की सूची बना सकेंगे। 6.2 संतुलित आहार की अवधारणा। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व समानुपात में हो कि जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। इसके साथ साथ पोषक तत्वों का कुछ अतिरिक्त मात्रा में प्रावधान हो ताकि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि पीरियड ऑफ लीननेस में इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। चित्र 6.1 में इस अवधारणा को दर्शाया गया है।
विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। विभिन्न खाद्य पदार्थों में उचित मात्रा व समानुपात में विद्यमान सभी अनिवार्य पोषक तत्व संतुलित आहार बनाते हैं। चित्र 6.1 संतुलित आहार की अवधारणा। यदि आप इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि इसमें 3 मुख्य बातें हैं। संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। 2. संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। 3. संतुलित आहार अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। आइए उपर्युक्त सभी बातों की विस्तार से चर्चा करें। 1. संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। संतुलित आहार में विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि इन खाद्य पदार्थों का चुनाव किस प्रकार करें। संतुलित आहार नियोजन करते समय हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि आहार द्वारा व्यक्ति को सभी पोषक तत्व मिल सके। इनकी प्राप्ति के लिए खाद्य पदार्थों को इनके पोषक तत्वों व कार्यों के आधार पर विभिन्न खाद्य वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थों का चुनाव करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आहार द्वारा सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति हो। आगे उपखंड 6.3 एक में संतुलित आहार नियोजन के लिए खाद्य वर्गों के प्रयोग के बारे में चर्चा की गई है। इसके द्वारा यह सब पहलू और भी स्पष्ट हो जाएंगे। 2. संतुलित आहार शरीर की पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करता है। संतुलित आहार सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है क्योंकि इसमें सही मात्रा व अनुपात में खाद्य पदार्थों का चुनाव किया जाता है। किसी व्यक्ति को अपनी पोषक तत्वों की जरूरतें पूरी करने के लिए कितना भोजन लेना चाहिए, यह उस व्यक्ति की पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा पर निर्भर करता है। पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा के बारे में आपको उपखंड 6.3 2 में और अधिक जानकारी दी जाएगी। 3. अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए संतुलित आहार अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करता है। अब तक हमने संतुलित आहार की परिभाषा के 2 पहलुओं के बारे में जाना। आइए अब तीसरे पहलू के बारे में पढ़ें। संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा इतनी होती है कि कुछ समय के लिए भोजन न मिलने की अवधि में भी शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है। इससे तात्पर्य यह है कि जब पोषक तत्वों की आवश्यकता पूर्ण रूप से पूरी न हो पा रही हो तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संतुलित आहार सुरक्षात्मक मात्रा अर्थात कुछ अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व भी प्रदान करता है। एक साधारण व्यक्ति प्रायः कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करता है। यह भी संभव है कि किसी कारणवश व्यक्ति कुछ समय के लिए कोई विशेष खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में न ले सके। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में पहले से ही कुछ अतिरिक्त अर्थात सुरक्षात्मक मात्रा जुड़ी होती है। पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा पर आधारित संतुलित आहार इस पहलू का समाधान कर देगा। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 3 संतुलित आहार नियोजन। अब तक हमने संतुलित आहार की परिभाषा व संकल्पना की जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम संतुलित आहार नियोजन पर चर्चा करें। व्यक्तियों के लिए उनके शारीरिक कारक जैसे आयु व लिंग के अनुसार संतुलित आहार नियोजन के सरल तरीकों के बारे में जानें। इस भाग में आपको संतुलित आहार नियोजन के आधारों से अवगत कराया जाएगा जो कि निम्नलिखित है। उचित प्रकार के खाद्य पदार्थों का चुनाव और शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी करने के लिए इन खाद्य पदार्थों का उपयुक्त मात्रा में होना। आइए सबसे पहले हम यह जानें कि खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार उपयोगी है। 6 मार्च 2001 संतुलित आहार नियोजन के लिए खाद्य वर्गों का उपयोग। खाद्य वर्ग क्या है? एक खाद्य वर्ग में सामान्य विशेषताओं वाले कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं।
आइए देखें कि यह सामान्य विशेषताएं कौन-कौन सी है। यह निम्नलिखित हो सकती हैं। टाइम्स भोजन का स्रोत और टाइम्स भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य। इन विशेषताओं के आधार पर खाद्य पदार्थों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। आइए भोजन को खाद्य वर्गों में वर्गीकृत करने के इन तरीकों को समझें। क भोजन के स्रोत पर आधारित वर्गीकरण। खाद्य पदार्थों का सबसे सरल व स्पष्ट वर्गीकरण सामान्य स्रोत वाले खाद्य पदार्थों के अंतः संबंध पर आधारित है। एक आम आदमी भी निम्नलिखित वर्गों से परिचित होगा। टाइम्स अनाज व मिलेट, मोटे अनाज, टाइम्स दालें, टाइम्स गिरीदार फल, नट्स व तिलहन, ऑल सीड्स, टाइम्स हरी पत्तेदार सब्जियां, टाइम्स जड़ व मूलकंद, रूट्स एंड ट्यूबर्स, टाइम्स अन्य सब्जियां, टाइम्स फल, टाइम्स दूध व दूध से बने पदार्थ, चीनी व गुड़, टाइम्स घी व तेल, वसा, टाइम्स अंडे, टाइम्स मांसाहार, फ्लैश फूड्स जैसे मांस, मछली व पोल्ट्री, टाइम्स मिर्च मसाले। यह खाद्य वर्ग कौन-कौन से मुख्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं? यह तालिका 6.1 में दिखाया गया है। तालिका 6.1 खाद्य वर्ग व उनसे मिलने वाले पोषक तत्व। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। ख भोजन के कार्यों पर आधारित वर्गीकरण। उपर्युक्त वर्गीकरण भोजन के स्रोत पर आधारित है, परंतु इस वर्गीकरण के आधार पर आहार नियोजन करना कुछ कठिन है क्योंकि इसमें भोजन को बहुत से खाद्य वर्गों में बांटा गया है। आहार नियोजन करते समय इन 13 वर्गों को ध्यान में रखना बहुत कठिन है। अतः एक सरल वर्गीकरण की आवश्यकता है। यदि आप तालिका 6.1 को देखें तो पाएंगे कि कई खाद्य वर्ग ऐसे हैं जो एक से की पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनके शरीर में कार्य भी एक समान है। उदाहरणतः अंडे, दूध और मांसाहार से प्रोटीन प्राप्त होता है, अतः यह शारीरिक वृद्धि का कार्य करते हैं। इस अतिव्याप्ति ओवरलैप से बचने के लिए तथा खाद्य वर्गों को आसान रूप से इस्तेमाल करने के लिए अन्य कई वर्गीकरण के तरीके सुझाए गए हैं। इनमें से एक 3 वर्गों वाला वर्गीकरण है जो भोजन के कार्य पर आधारित है। आइए इसके बारे में पढ़ें। खंड 1 की इकाई 1 में आपने पढ़ा कि भोजन के 3 शरीर क्रियात्मक कार्य हैं: ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि में सहायता करना और रोगों से बचाव व शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। आप इस तथ्य से तो परिचित होंगे ही कि यह सब कार्य भोजन में विद्यमान विशिष्ट पोषक तत्वों के कारण संभव होते हैं। उदाहरणतः कार्बोज अथवा वसा या दोनों की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी तरह प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ शारीरिक वृद्धि व टूटे-फूटे ऊतकों की मरम्मत व नए ऊतकों के निर्माण में सहायता करते हैं। भोजन में विद्यमान खनिज लवण व विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं, यानी बचाव का कार्य करते हैं। जल, रेशा, विटामिन व खनिज लवण शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। यह जानकारी आपको खंड 1 की इकाई 1, 2 व 3 और इस खंड की इकाई 4 व 5 में दी गई है। अतः भोजन के विभिन्न कार्यों के आधार पर खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए चित्र 6.2। वर्ग 1 ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। वर्ग 2 शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ। वर्ग 3 रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ। आइए अब हम इन 3 वर्गों के बारे में विस्तार से पढ़ें। ऊर्जा प्रदान करने वाले वर्ग में 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ आते हैं। कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ। टाइम्स अनाज, जड़ व मूलकंद। 2 कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ। टाइम्स चीनी। 4 वसा की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ। टाइम्स वसा व तेल। इन खाद्य पदार्थों द्वारा मुख्यतः कार्बोज वसा ही प्राप्त होते हैं। अनाज से कार्बोज के अलावा कुछ मात्रा में प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपने तालिका 6.1 में देखा।
इसी प्रकार घी व तेल से वसा के अतिरिक्त वसा विलेय विटामिन भी मिलते हैं। शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य वर्ग में वे खाद्य पदार्थ आते हैं जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इस वर्ग में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ आते हैं: टाइम्स दूध व दूध से बने पदार्थ, टाइम्स मांस व मांस से बने पदार्थ, टाइम्स अंडे, टाइम्स दालें, टाइम्स गिरीदार फल व तिलहन। इन सभी खाद्य पदार्थों से मुख्यतः प्रोटीन प्राप्त होता है। यह खाद्य पदार्थ कुछ अन्य पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। कुछ के तो ये बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। उदाहरणतः गिरीदार फल व तिलहन से काफी मात्रा में प्रोटीन के अलावा वसा भी प्राप्त होती है। रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं की सुचारू रूप से चलाने में सहायक। चित्र 6। 2-3 वर्गों में खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ। इस वर्ग के खाद्य पदार्थ से जो पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं वे हैं खनिज, लवण व विटामिन। यह शरीर को रोगों से बचाते हैं। इस वर्ग में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ आते हैं: फल, टाइम्स पीले व नारंगी रंग के फल, आम, पपीता। सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसम्बी। टाइम्स अन्य फल, केला, आलू बुखारा। सब्जियां। टाइम्स हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों। टाइम्स पीले व नारंगी रंग की सब्जियां, गाजर व सीताफल। टाइम्स अन्य सब्जियां, भिंडी, बैंगन, गोभी व पत्ता गोभी। हरी पत्तेदार सब्जियों, पीले व नारंगी रंग के फल व सब्जियों और सिट्रस फलों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कैरोटीन, विटामिन सी व खनिज लवणों के बहुत अच्छे स्रोत है। उपर्युक्त वर्गीकरण सरल और आहार नियोजन के लिए उपयोगी है अतः अधिक प्रचलित है। आहार नियोजन करते समय हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक समय के आहार में तीनों खाद्य वर्गों यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले, शारीरिक वृद्धि में सहायक व रोगों से बचाव में सहायक के खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं। इस प्रकार के भोजन से शरीर के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व प्राप्त हो सकेंगे व भोजन संतुलित होगा। अब तक आपने खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। आइए अब आहार नियोजन में खाद्य वर्गों के प्रयोग के बारे में समझें। इसे समझने के लिए दोपहर के आहार, लंच को उदाहरण के रूप में लीजिए। खाद्य वर्ग, 3 खाद्य वर्ग वाला वर्गीकरण। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। प्रत्येक खाद्य वर्ग से चुने गए खाद्य पदार्थों की वैकल्पिक सूचियों का ऊपर उदाहरण में उल्लेख किया गया है। आइए अब अगले चरण में इन खाद्य पदार्थों को विभिन्न व्यंजनों में परिवर्तित करें, अर्थात व्यंजन सूची या मेन्यू बनाएं। निम्नलिखित चार्ट से आप अनुमान लगा सकेंगे कि किस प्रकार खाद्य पदार्थों को व्यंजन सूची में बदल सकते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। ऊपर दिए गए उदाहरणों से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह किसी भी समय के भोजन के लिए 3 वर्गों वाला वर्गीकरण आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऊर्जा देने वाले वर्ग से अनाज व वसा दोनों को ही आहार में शामिल करना चाहिए। यदि आप कुछ मीठा व्यंजन शामिल कर रहे हैं तो चीनी भी ऊर्जा देने वाले वर्ग का ही एक हिस्सा होगी। आपने यह भी देखा होगा कि किसी भी आदर में तीनों खाद्य वर्गों को शामिल करने के लिए यह जरूरी नहीं कि 3 व्यंजन आहार में रखे जाएं। वास्तव में एक अकेला व्यंजन भी संतुलित आहार बन सकता है। यह बात निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जाएगी। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अब तक के अध्ययन से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि संतुलित आहार का नियोजन किस प्रकार किया जाता है। संतुलित आहार नियोजन के कुछ अन्य मुख्य पहलुओं पर परिचर्चा इस इकाई में आगे की गई है। बोध प्रश्न 2। 1. कल दोपहर को आपके द्वारा लिए गए आहार की व्यंजन सूची बनाइए। क्या वह आहार संतुलित है या नहीं?
3 खाद्य वर्गों वाले वर्गीकरण के अनुसार इस आहार का मूल्यांकन कीजिए। 6 मार्च 2002 संतुलित आहार नियोजन में पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा का प्रयोग। पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा से अभिप्राय उस मात्रा से है जिससे शरीर में उस पोषक तत्व की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इस प्रकार प्रस्तावित दैनिक मात्रा शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ आवश्यकता शब्द से क्या तात्पर्य है। किसी भी विशेष पोषक तत्व की आवश्यकता का अर्थ है वह न्यूनतम मात्रा जिससे शरीर में उस पोषक तत्व की कमी न हो। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि प्रस्तावित दैनिक मात्रा पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर आधारित है, परंतु इन आवश्यकता आंकड़ों को प्रस्तावित दैनिक मात्रा में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, आइए इसके बारे में जानें। वास्तव में आवश्यकता आंकड़ों में पोषक तत्वों की कुछ सुरक्षात्मक मात्रा सेफ्टी मार्जिन जोड़कर ही पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा सुनिश्चित की जाती है। चित्र 6.3। पोषक तत्वों की आवश्यकताओं में सुरक्षात्मक मात्रा क्यों जोड़ी जाती है? इसके निम्नलिखित कारण हैं। टाइम्स विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं में असमानता इंडिविजुअल वेरिएशन टाइम्स अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि टाइम्स आहार की प्रकृति और टाइम्स पाक विधियों के कारण पोषक तत्वों की हानि। चित्र 6.3 आवश्यकता व पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में संबंध। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इन कारकों को निम्नलिखित उदाहरणों से भली भांति समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ वयस्कों पर वैज्ञानिक प्रयोग करने से यह पाया गया कि प्रतिदिन 20 मिलीग्राम विटामिन सी ग्रहण करने से शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं हुई। उनके शरीर में विटामिन सी का संतोषजनक उचित स्तर बना रहा। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि 20 मिलीग्राम विटामिन सी प्रतिदिन सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त था, अर्थात सभी के शरीर में इस मात्रा से विटामिन सी का स्तर संतोषजनक बना रहा। इसलिए इन आवश्यकता आंकड़ों में व्यक्तिगत असमानता के लिए कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं रखी गई। अतः हम 20 मिलीग्राम को आवश्यकता आंकड़ा मान सकते हैं। अब इस आवश्यकता आंकड़े को वयस्कों के लिए प्रस्तावित दैनिक मात्रा में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, आइए जानें। आपको तो मालूम है कि पकाने से विटामिन सी बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है। पकाने से इस विटामिन की क्षति औसतन 50% होती है। इस क्षति पूर्ति के लिए आवश्यकता आंकड़े 20 में ग्राम में 20 मिलीग्राम और जोड़ दिए जाते हैं। अतः विटामिन सी की प्रस्तावित दैनिक मात्रा 40 मिलीग्राम है। उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त आहार की प्रकृति भी कुछ पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। आइए प्रोटीन के इस उदाहरण से इसे समझें। पशुजन्य प्रोटीन के महंगे होने के कारण अधिकांश भारतीयों के आहार में वानस्पतिक प्रोटीन का ही उपयोग किया जाता है। चूंकि वानस्पतिक प्रोटीन शारीरिक वृद्धि व निर्माण के कार्यों के लिए कम इस्तेमाल हो पाता है, अतः प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा कुछ अधिक रखी जाती है। इसी प्रकार शरीर में लौह तत्व का अवशोषण इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का भोजन खाया गया है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि भारतीय आहार में से लौह तत्व का अवशोषण काफी कम मात्रा में हो पाता है, इसलिए लौह तत्व का सेवन अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। शरीर में लौह तत्व की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसकी प्रस्तावित दैनिक मात्रा अधिक रखी गई है। अब आप पोषक तत्वों की आवश्यकता व पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा की संकल्पना से भली भांति परिचित हो गए हैं। इस विषय में निम्नलिखित 3 बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है।
एक सामान्य व्यक्तियों में व्यक्तिगत असमानता को ध्यान में रखते हुए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में अतिरिक्त मात्रा शामिल की गई है। 2 पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होती। बीमारी के कारण एक या अनेक प्रस्तावित पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ या घट सकती है। कई बार तो बीमारी के दौरान खाई जाने वाली दवाइयां भी पोषक तत्वों पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए प्रतिजैविकी दवाइयां खाने से शरीर में बी समूह के विटामिन की जरूरत बढ़ जाती है। आता पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा केवल सामान्य व्यक्तियों पर ही लागू होती है, रोगग्रस्त व्यक्तियों पर नहीं। 3 वयस्कों के लिए प्रस्तावित दैनिक मात्रा लिंग, आयु, शरीर के आकार व सक्रियता स्तर पर निर्भर करती है। वयस्कों में ऊर्जा व प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा सभी के लिए एक समान नहीं होती। यह असमानता विभिन्न कारकों जैसे आयु, शारीरिक भार एवं सक्रियता स्तर पर निर्भर करती है। इसलिए प्रस्तावित दैनिक मात्रा का निर्धारण संदर्भ व्यक्ति रेफरेंस इंडिविजुअल पर आधारित होता है। यहाँ संदर्भ व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? आइए इसे समझें। एक 20 से 39 वर्ष के भारतीय पुरुष जिसका भार 60 किग्रा है वह मध्यम सामान्य श्रम का कार्य करता है, संदर्भ पुरुष रेफरेंस मैन माना गया है। इसी प्रकार एक 20 से 39 वर्ष की भारतीय महिला जिसका भार 50 किग्रा है वह सामान्य या मध्यम श्रेणी का कार्य करती है, संदर्भ महिला रेफरेंस वुमन है। चित्र 6.4 में आप यह देख सकते हैं कि दोनों ही मामलों में आयु वर्ग, वजन व सक्रियता स्तर विशिष्ट है। चित्र 6.4 संदर्भ पुरुष व संदर्भ महिला। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। यदि किसी व्यक्ति का वजन या सक्रियता स्तर संदर्भ महिला या संदर्भ पुरुष से भिन्न हो तो उसी के अनुसार उसके लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में समन्वय लाया जाना चाहिए। खंड 3 की इकाई 7 में आप संदर्भ पुरुष और संदर्भ महिला के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अब भारतीयों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा का अध्ययन करें। तालिका 6.2 में भारतीयों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा दी गई है। पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा की कुछ मुख्य विशेषताएं व इसके निर्धारण की जानकारी संक्षेप में नीचे दी गई है। यहाँ तालिका में प्रयुक्त कई शब्दों का स्पष्टीकरण भी किया गया है। 1. प्रस्तावित दैनिक मात्रा को किलो कैलोरी की कैलोरी ग्राम प्रा मिलीग्राम मी ग्रा या माइक्रोग्राम मा प्रा में अभिव्यक्त किया जाता है। ऊर्जा को मापने की इकाई किलो कैलोरी है। किलो कैलोरी से क्या तात्पर्य है? खंड 1 की इकाई 2 में आप किलो कैलोरी की परिभाषा पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि किलो कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होती है। 1 ग्राम में 1000 मिग्रा होते हैं और 1 मिग्रा में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा ग्राम में तथा विटामिन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में अभिव्यक्त की जाती है। 2. वयस्क पुरुष या महिला के लिए ऊर्जा की प्रस्तावित दैनिक मात्रा सक्रियता स्तर पर आधारित है। सक्रियता स्तर का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है: अल्प, हल्का श्रम, मध्यम, सामान्य श्रम और अधिक श्रम। याद रखिए, जितना ज्यादा श्रम किया जाएगा ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी खंड 3 की इकाई 7 में दी जाएगी। 3. थायमीन, राइबोफ्लेविन व नियासिन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा ऊर्जा की प्रस्तावित दैनिक मात्रा पर निर्भर करती है। इन विटामिनों तथा ऊर्जा की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में परस्पर संबंध इस प्रकार है: थायमीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा 0.5 मी ग्रा 1000 की कैलोरी, राइबोफ्लेविन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा 0.6 मी ग्रा 1000 की
कैलोरी नियासिन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा 6.6 मी. ग्रा. 1000 की कैलोरी. आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इसके बारे में आप इस खंड की इकाई 4 में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा बी समुदाय के उपर्युक्त तीनों विटामिन, कार्बोज, वसा व प्रोटीन से ऊर्जा निर्मुक्त रिलीज करने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अतः इन विटामिनों की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करती है। 4. प्रोटीन के लिए प्रस्तावित दैनिक मात्रा शारीरिक भार पर आधारित होती है। इस संबंध को इस प्रकार भी बताया जा सकता है, वयस्कों के लिए प्रति किलो भार के लिए 1 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। अन्य आयु वर्गों में यह मात्रा अलग हो जाती है। 5. गर्भावस्था व स्तन्यकाल के दौरान महिलाओं की ऊर्जा तथा प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता को अतिरिक्त मात्रा, कुल आवश्यकता पर, के रूप में दर्शाया जाता है। आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है? वह इसलिए क्योंकि गर्भावस्था व स्तन्यकाल शारीरिक तनाव की अवस्था होती है। गर्भावस्था के दौरान महिला को अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त अपने शरीर में बढ़ते हुए भ्रूण की आवश्यकता भी पूरी करनी पड़ती है। इसी प्रकार स्तन्यकाल के दौरान शरीर में दुग्ध उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है। अतः इन अवस्थाओं में ऊर्जा व प्रोटीन की मात्रा अतिरिक्त मात्रा के रूप में दी जाती है, जिसे प्लस चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता कुल मात्रा के रूप में ही दी जाती है। 6. शिशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, लौह तत्व, थायमीन, राइबोफ्लेविन व नियासिन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा प्रति किलो शारीरिक भार के आधार पर अभिव्यक्त की गई है। यहाँ शारीरिक भार एक विशेष आयु के सामान्य तरह से स्वस्थ बढ़ते हुए शिशु का अपेक्षित शारीरिक भार, एक्सपेक्टेड बॉडी वेट, है। शैशवावस्था में तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण यह भी शारीरिक तनाव का समय होता है। 7. विटामिन ए की प्रस्तावित दैनिक आवश्यकताएं रेटिनॉल या कैरोटीन के रूप में दी गई हैं। यह तो आपको मालूम ही है कि कैरोटीन विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है, परंतु कैरोटीन हमारे शरीर में पूर्ण रूप से रेटिनॉल में परिवर्तित नहीं होता। कुल ग्रहण किए गए कैरोटीन का आधा भाग, 50%, शरीर में अवशोषित हो पाता है। तत्पश्चात शरीर में अवशोषित कैरोटीन का केवल 50% भाग ही रेटिनॉल में परिवर्तित होता है। दूसरे शब्दों में, ग्रहण किए गए कैरोटीन का केवल 25% भाग ही रेटिनॉल के रूप में शरीर को मिलता है। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझें। यदि कैरोटीन की 100 इकाइयाँ ली जाए तो शरीर में केवल रेटिनॉल की 25 इकाइयाँ ही उपलब्ध हो पाती हैं। इसलिए कैरोटीन व रेटिनॉल का अनुपात 4:1 है। चित्र 6.5। तालिका 6.2 भारतीयों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 6.5 कैरोटीन की 4 इकाइयाँ मिलकर शरीर में रेटिनॉल की 1 इकाई बनाती है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका 6.2 में आपने देखा कि विटामिन ए की प्रस्तावित दैनिक मात्रा रेटिनॉल या कैरोटीन के रूप में अभिव्यक्त की गई है। अतः खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले कुल विटामिन की मात्रा को या तो रेटिनॉल या फिर कैरोटीन में दर्शाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित संबंध का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ए की कुल मात्रा रेटिनॉल के रूप में रेटिनॉल प्लस बीटा कैरोटीन, माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम। 4 उदाहरण। यदि एक दिन के भोजन से 50 माइक्रोग्राम रेटिनॉल व 2800 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन मिलता है, तो इस आहार में विटामिन ए की कुल मात्रा निम्नलिखित होगी: 50 प्लस 2800 बटा 4, 50 प्लस 700, 750 माइक्रोग्राम। अब तक हमने आवश्यकताओं व पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा भारतीयों के लिए प्रस्तावित दैनिक मात्रा पर भी गौर किया गया। आइए अब पढ़ें कि इस प्रस्तावित दैनिक मात्रा को किस प्रकार आहार नियोजन में प्रयोग किया जाए। विभिन्न खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में खाए जाएं,
यह व्यक्ति के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा पर निर्भर करता है। यदि किसी विशेष पोषक तत्व की प्रस्तावित दैनिक मात्रा अधिक है, तो हमें आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए जो उस पोषक तत्व के अच्छे स्रोत हो। उदाहरणतया अधिक श्रम करने वालों को अल्प श्रम करने वालों की अपेक्षा अधिक अनाज की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों है? वह इसलिए कि अधिक श्रम करने वालों को ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, जो अनाज खाने से पूरी की जा सकती है। आपको तो मालूम ही है कि अनाज कार्बोज का अच्छा स्रोत है, जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। किशोरों, गर्भवती स्त्रियों व स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए किस प्रकार संतुलित आहार का नियोजन करें, इसके बारे में जानकारी खंड 3 में दी गई है। इन सभी मामलों में खाए जाने वाले भोजन की मात्रा प्रमुखतः प्रस्तावित दैनिक मात्रा पर निर्भर करेगी। बोध प्रश्न 3.2 आवश्यकता व पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं में आपसी अंतर बताइए। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 6.4 संतुलित आहार नियोजन के लिए सरल संकेत। अब तक आप संतुलित आहार नियोजन के सिद्धांतों से काफी अच्छी तरह से परिचित हो चुके होंगे। आइए अब इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को जानें। सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि संतुलित आहार व्यक्ति विशिष्ट INDIVIDUALSPECIFIC, क्षेत्र विशिष्ट REGIONSPECIFIC और आय विशिष्ट INCOMESPECIFIC होता है। उपर्युक्त शब्दों से क्या तात्पर्य है? ये संतुलित आहार के नियोजन में क्यों महत्वपूर्ण है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आगे होने वाली चर्चा में मिलेगा। संतुलित आहार कभी भी सभी व्यक्तियों के अनुरूप नहीं हो सकता। संतुलित आहार व्यक्ति विशिष्ट होता है, यानी कि व्यक्ति की आयु, आयु वर्ग व लिंग पर आधारित होता है। वयस्कों के लिए संतुलित आहार सक्रियता स्तर पर भी निर्भर करता है, अर्थात व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है, अल्प श्रम, सामान्य श्रम या ज्यादा श्रम। उदाहरण के लिए हल्का श्रम करने वाले, जैसे क्लर्क या टाइपिस्ट, व अधिक श्रम करने वाले, जैसे मजदूर, व्यक्तियों के लिए बनाए गए संतुलित आहारों में फर्क होगा। शिशु के लिए संतुलित आहार वयस्क के संतुलित आहार से बहुत भिन्न होगा। आयु प्रभाव। एक किशोरी का संतुलित आहार एक किशोर के संतुलित आहार से भिन्न होगा। लिंग का प्रभाव। आइए अब दूसरे पहलू के बारे में पढ़ें। संतुलित आहार हमेशा क्षेत्र विशिष्ट श्रेता है। किसी क्षेत्र विशिष्ट में रहने वाले लोग वहां उपलब्ध खाद्य पदार्थों का ही सेवन करते हैं। अतः अन्य खाद्य पदार्थों को उनके भोजन में शामिल करना अनुपयुक्त व अव्यावहारिक होगा। जैसे उत्तर भारतीय आहार में रागी, एक प्रकार का मोटा अनाज, शामिल करना सही नहीं, चूंकि रागी तो केवल दक्षिण भारत में उपलब्ध होती है। किसी क्षेत्र विशेष के संतुलित आहार में उस क्षेत्र की सामाजिक व धार्मिक रीतियों की झलक होनी चाहिए। इन कारकों को ध्यान में रखकर ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आहार स्वीकार्य होगा। तीसरा, संतुलित आहार आय विशिष्ट होता है। किसी विशेष आयु व लिंग के व्यक्ति का संतुलित आहार उसकी आय पर निर्भर करता है। आय के आधार पर उसके द्वारा लिए जाने वाले भोजन में परिवर्तन आते हैं। संतुलित आहार का अर्थ है कि दिन के प्रत्येक आहार में तीनों खाद्य वर्गों के खाद्य पदार्थ शामिल किए जाए। लेकिन किस प्रकार के खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में लिए जाए यह आय पर निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पर ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, अनाज की मात्रा कम व दूध, मांस, सब्जी व फल, वसा व चीनी की मात्रा बढ़ती जाती है। इसलिए उच्च आय वर्ग के व्यक्ति के लिए संतुलित आहार नियोजन करते समय इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। किंतु ध्यान रखें, अधिक चीनी या वसा युक्त पदार्थ भोजन में शामिल नहीं करने चाहिए। अधिक धन होने का मतलब यह नहीं कि घी, चीनी व अन्य महंगे खाद्य पदार्थ जैसे मांस, पनीर, गिरीदार फल और मेवों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। इसका तात्पर्य है
कि स्वास्थ्य ठीक बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में अनिवार्य खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए और वजन को बढ़ने से रोका जाए तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जाए। अधिक धन से व्यक्ति भोजन में विविधता ला सकता है, अनैतिक व स्थानीय रूप से अनुपलब्ध खाद्य पदार्थों को भी खरीद सकता है। परंतु यह ध्यान रहे कि किसी भी आय वर्ग के लिए खाद्य पदार्थ का विवेकपूर्ण चुनाव किया जाना चाहिए। हमारा वास्तविक उद्देश्य हमेशा पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही होना चाहिए। आइए अब संतुलित आहार के नियोजन के मुख्य चरणों का अध्ययन करें। निम्नलिखित चार्ट को देखिए। संतुलित आहार नियोजन के चरण। 1. व्यक्ति व उसके निम्नलिखित विशेष गुणों को पहचानिए। आयु, लिंग, सक्रियता स्तर, वयस्कों के लिए। आय, सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि, धर्म, क्षेत्र, व्यक्ति जहां का रहने वाला हो। 2. ऊर्जा व प्रोटीन के लिए प्रस्तावित दैनिक मात्रा का अवलोकन कीजिए। 3. निम्नलिखित खाद्य वर्गों की कुल मात्राएं निश्चित कीजिए। ऊर्जा देने वाले अनाज, जड़ व मूलकंद, घी व तेल, चीनी व गुड़। शारीरिक वृद्धि में सहायक, दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस, अंडे, मछली, दालें। रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक, सब्जियां, हरे पत्तेदार, अन्य, फल। 4. एक दिन में खाए जाने वाले आहार की संख्या निश्चित कीजिए। 5. निश्चित की गई कुल माला को विभिन्न समय के आहार में वितरित कीजिए। 6. प्रत्येक समय के आहार के लिए विभिन्न खाद्य वर्गों में से खाद्य पदार्थों व उनकी मात्रा निश्चित करके मेनू सुनिश्चित कीजिए। 7. यह जांच कीजिए कि दैनिक आहार में विशेष खाद्य वर्ग निश्चित मात्रा में सम्मिलित है या नहीं। आइए अब इन चरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। 1. व्यक्ति व उसके गुणों को पहचानना। आप जानते हैं, आहार नियोजन व्यक्ति की विशिष्टताएं व पृष्ठभूमि पर निर्भर है। आय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, धर्म व क्षेत्र जहां का वह रहने वाला है भी संतुलित आहार नियोजन के महत्वपूर्ण पहलू है। 2. ऊर्जा व प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा का अवलोकन। यदि आहार में प्रस्तावित दैनिक मात्रा के अनुसार ऊर्जा व प्रोटीन हो तो वह आहार संतुलित आहार हो सकता है, बशर्ते उसमें विटामिन व खनिज लवण के अच्छे स्रोत भी शामिल हों। इसलिए आहार नियोजन करते समय सबसे पहले ऊर्जा व प्रोटीन की आवश्यकता का अवलोकन आवश्यक है। 3. विशिष्ट खाद्य वर्गों की कुल मात्रा निश्चित करना। आय के अनुसार विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, घी, चीनी, दूध, मांस, मुर्गी, मछली, दाल, सब्जी व फल की मात्रा निश्चित की जाती है। यह मात्राएं निश्चित करते समय ध्यान में रखें कि इससे ऊर्जा व प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा पूरी हो जाए। इसके बारे में आप प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको यह और भी स्पष्ट हो जाएगा। 4. आहार संख्या निश्चित करना। यहाँ आहार संख्या का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा दिन में लिए जाने वाले आहार की संख्या। आहार संख्या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है और यह कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे आय, स्कूल या दफ्तर की समय सारणी व उपलब्ध सुविधाएं। ऐसा देखा गया है कि उच्च आय वर्ग के लोगों की आहार संख्या अधिक होती है। निम्नलिखित दैनिक आहार की सूची पर गौर कीजिए। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। एक दिन में लिए जाने वाले आहार की संख्या आयु पर भी निर्भर करती है। शिशु एक समय में अधिक भोजन नहीं खा सकता, इसलिए वह दिन में कई बार आहार लेता है। आहार निश्चित करने में दफ्तर व स्कूल की समय सारणी, टाइम टेबल को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको खंड 3 में दी जाएगी। 5. कुल निश्चित मात्रा को विभिन्न समय के आहार में विभाजित करें। सभी खाद्य वर्गों की जो कुल मात्रा निश्चित की गई है उसे दिन में प्रत्येक समय के आहार में विभाजित करें। इस विवरण की जानकारी आपको प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली से मिलेगी। 6. प्रत्येक समय के आहार के लिए विभिन्न खाद्य वर्गों में से खाद्य पदार्थ व उनकी मात्रा निश्चित करके मेन्यू सुनिश्चित करें।
पहले प्रत्येक खाद्य वर्ग में से खाद्य पदार्थों का चयन करें व उनकी मात्रा भी निश्चित करें। इसी के आधार पर आप बता सकते हैं कि आहार में कौन कौन से व्यंजन शामिल किए जा सकते हैं। 7. यह जांच करें कि दैनिक आहार में प्रत्येक खाद्य वर्ग निश्चित मात्रा में सम्मिलित है या नहीं। चरण 6 में हमने मेन्यू सुनिश्चित किया व इसके आधार पर हमने व्यंजन बनाने के लिए जरूरी सामग्री की भी सूची तैयार की। अब हमें यह जांचना है कि मेन्यू में शामिल किए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा चरण 3 में बताए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा के अनुकूल है या नहीं। आप व्यावहारिक तौर पर आहार नियोजन प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली को पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे। इस पुस्तिका में उपर्युक्त सभी चरणों की विस्तृत जानकारी है। अगर आपको इन चरणों को यहाँ समझने में कठिनाई महसूस हो रही है तो घबराइए नहीं, प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली को ध्यान से पढ़ें। उसमें सब जानकारी दी गई है। हमारी एक राय है कि आप पहले खंड 3 का भी अध्ययन कर लें। खंड 1 से 8 तक अध्ययन कर लेने के बाद जब आप आहार नियोजन के चरणों के बारे में पढ़ेंगे तो आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। बोध प्रश्न 4. 1. निम्नलिखित आहारों का मूल्यांकन करें व बताएं कि यह संतुलित है अथवा नहीं। अपने उत्तर का कारण बताएं व सुधार के लिए प्रस्ताव दें। 3 खाद्य वर्गों वाले वर्गीकरण का प्रयोग करें। 1. दही चावल, आम का अचार। 2. खिचड़ी, जो चावल, दाल व हरे पत्तेदार सब्जियों से बनी हो। 3. रोटी, जो आटा, बेसन या चने के आटे से बनी हो, दही। 4. चाय डबल रोटी मक्खन व जैम के साथ। 5. इडली, उड़द की दाल व चावल, नारियल की चटनी सांबर, अरहर की दाल व सब्जी। 2. किसी व्यक्ति के लिए आहार नियोजन करते समय उसकी कुछ विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। उनमें से किन्हीं 4 के नाम बताएं। 6. 4. सारांश। इस इकाई में आपको खाद्य वर्गों की अवधारणा से परिचित कराया गया है। आपने पढ़ा कि सामान्य विशेषता वाले खाद्य पदार्थों की सूची को खाद्य वर्ग कहते हैं। भोजन को उसके स्रोत या कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आहार को संतुलित बनाने के लिए सभी खाद्य वर्गों, ऊर्जा देने वाले पदार्थ, शारीरिक वृद्धि व निर्माण में सहायक व रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले के खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व समानुपात में हों जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। इसके साथ ही पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा का प्रावधान हो ताकि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। विभिन्न खाद्य वर्गों का प्रयोग करके व्यक्ति की पोषक तत्वों के प्रस्तावित दैनिक मात्रा के अनुसार संतुलित आहार नियोजन किया जाता है। इस इकाई में आहार नियोजन के विभिन्न चरणों की भी जानकारी दी गई है। सबसे पहले उस व्यक्ति की पहचान करें जिसके लिए आहार नियोजन किया जा रहा है। उसके बाद उपयुक्त खाद्य पदार्थों का उपयुक्त मात्रा में चुनाव करें व उसे दैनिक आहार में विभाजित करें। भाष, व्यक्ति विशिष्ट कारक और क्षेत्र विशिष्ट कारक हमारे भोजन के चयन और आहार पद्धति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चित्र 6.6। चित्र 6.6 संतुलित आहार के विषय में स्मरणीय कुछ बातें। संतुलित आहार व्यक्ति विशिष्ट होता है, क्षेत्र विशिष्ट होता है, आय विशिष्ट होता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 6.6 शब्दावली। दोपहर पूर्व का आहार, यह वह आहार है जो नाश्ते व दोपहर के बीच के समय में लिया जाता है। इस आहार में प्रायः पेय पदार्थ या अल्पाहार, स्नैक्स शामिल होते हैं। दोपहर बाद का आहार, यह वह आहार है जो दोपहर के आहार व सायंकाल की चाय के बीच के समय में लिया जाता है। इस आहार में फल, सूप, पेय पदार्थ, ड्रिंक्स, अल्पाहार जैसे खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। भ्रूण, माँ की कोख में पलने वाला बच्चा।
शारीरिक तनाव, सामान्य शारीरिक परिस्थितियों के कारण शरीर में उत्पन्न तनाव। यह तनाव बीमारियों से उत्पन्न तनाव से अलग होता है। तीव्र वृद्धिकाल, गर्भावस्था, स्तन्यकाल, शारीरिक तनाव की परिस्थितियां होती है। सक्रियता स्तर, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का श्रमानुसार स्तर, हल्का कार्य, मध्यम या भारी कार्य। यह व्यक्ति के रोजगार पर निर्भर करता है। स्तनपान, वह समय जिसमें मां बच्चे को अपना दूध पिलाती है। आहार पद्धति, एक दिन में लिए जाने वाले आहार की संख्या, लेने का समय और स्वरूप। पोल्ट्री, मुर्गा मुर्गी। सिट्रस फल, खट्टे रसदार फल जैसे संतरा, नींबू, मौसम्बी आदि। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।